दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, जोड़ों शोड़ों से लगे होंगे। आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रात दिन आपकी मेहनत चल रही होगी। आपकी इसी मेहनत में आपका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं। आज हम आपको मैथमेटिक्स की अपनी 6वीं क्लास में शेष फल ज्ञात करना सिखाएंगे। आज आप सीख जाएंगे। एक सवाल बनता है कभी कभी इससे कि शेष फल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलेंगे और एक उच्च स्तर तक, एक हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। जहाँ तक एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए आप हम लोगों से और मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम आपको सिखाते रहेंगे और आप मस्ती के साथ सीखते रहिए। तनाव टेंशन कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई करना है। ओके, चलते हैं। तो बात आती है शेष फल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन। आप लोग समझेंगे कि अपना टाइप नंबर संख्या पद्धति का ये टाइप नंबर 4था चल रहा है। इसमें आज हम क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए लाए हैं शेष फल पर आधारित प्रश्न। शेष फल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, शेष फल पर आधारित प्रश्न। अब आपका एक बात दिमाग में आई होगी, जबकि ज़्यादातर तो लोग तो शायद जानते ही होंगे कि शेष फल होता क्या है, लेकिन चूंकि हमने आपसे वादा किया बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से लेके चलेंगे। आज जिसने कभी नहीं सुना शेष फल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन, क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल जीरो से लेके वहाँ टॉप तक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर शेष फल क्या होता है। ठीक है, तो शेष फल क्या होता है इसके लिए पहले बात होगी हमारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई संख्या है, जैसे ये भाग का निशान लगा लिया और इसमें यह संख्या लिख ली। मान लो संख्या लिख लेते हैं हम 35 और हम कहें इसमें भाग देना हमें 6 का। तो आप बोलोगे कि सर जी 6 पंचे 30, 5 बार भाग जाएगा, 30 यहाँ लिख दोगे। अब 35 में से जब ये 30 घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, शेष फल कहेंगे। 35 में से 30 घटाएंगे तो जो अपना ये 5 बचा इसको क्या कहेंगे, इसको शेष फल कहेंगे। वैसे तो जो हमारी नियमित क्लास ले रहे हैं वो तो पिछली क्लास में शेष फल पे थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन जिन्होंने यही वीडियो से शुरू किया है या पहला वीडियो ये हमारा देख रहे हैं तो उनको क्लियर करा दिया कि शेष फल क्या है। तो शेष फल आपका क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं तो जहाँ तक भाग चला जाता, 30 तक चला गया 6 का भाग, तो 30 तक को निकाल दो तो जो बचा वो आपका शेष कहलाता है। आप कहो सर बड़ी छोटी बात है। हाँ बिल्कुल बहुत छोटी बात है, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं। इसमें पावर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसमें और बड़े बड़े गुणा होंगे, उनमें किसी संख्या का भाग दे के शेष फल निकालने को बोलेगा। तो उन चीज़ों को हमें सीखना है। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताएं। अभी तक आपने शेष फल जो देखा है वो शेष फल एक प्रकार का देखा। किस प्रकार का कि यहाँ जो शेष बचता था वो हमेशा पॉजिटिव संख्या होती थी। यस और नो? कैसी संख्या होती थी? पॉजिटिव संख्या। लेकिन भाइयों यहाँ पे हम लोग जो जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे उसमें शेष फल के रूप में पॉजिटिव संख्या को भी ले सकते हैं और निगेटिव संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम लोग शेष फल की जो अवधारणा पढ़ेंगे, जो विचार पढ़ेंगे, वो 2 तरह का विचार होगा। एक तो धनात्मक शेष फल वाला पॉजिटिव शेष फल, और एक ऋणात्मक शेष फल यानी कि निगेटिव शेष फल, ऋणात्मक शेष फल। ओके, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। आप बोलोगे सर हमने तो कभी निगेटिव शेष नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो
क्वेश्चन आते हैं उनको जो हैंडल करेंगे तो हम टाइम के अकॉर्डिंग और जल्दी से करने के लिए दोनों शेषफल को लेके चलेंगे। वाकई में शेषफल तो धनात्मक ही होता हमेशा, इसी को हम रियल शेषफल बोलते हैं। वास्तविक शेषफल हमेशा धनात्मक ही शेषफल को बोला जाता है, यानी कि पॉजिटिव जो होता है उसी को हम रियल रिमाइंडर बोलते हैं। असल में तो यही होता है रियल रिमाइंडर, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए कभी कभी निगेटिव रिमाइंडर की भी बात करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि सर निगेटिव रिमाइंडर क्या, कैसे, हम नहीं समझ पा रहे। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि जैसे आपकी कोई संख्या है, मान लो संख्या है आपकी 48। कितनी है संख्या? 48। आप बोलेंगे ठीक है, इसमें हम बोलें आपसे कि 7 का भाग दो बेटा, 7 का भाग दो, तो यहाँ शेष क्या आएगा? तो आप पढ़ोगे 7 का पढ़ा, आप बोलोगे सर 7 छिंग 42, 42। अब बच कितने जाएंगे? 48 है, 48 में से 42 तक तो कट गया, तो 42 हटा दो, तो आप बोलोगे सर 6 बच गया। गुड। लेकिन यहाँ पे 6 किसका बचा हम पूछें, तो आप बोलोगे सर 48 धन का था, इस धन वाले में से 42 निकल गया, तो निश्चित रूप से 6 धन का बचा। बिल्कुल ठीक है बात। अब हम ये कहते कि यार ये बताओ कि भाई ये 48 है, इसमें 7 का भाग पूरा चला जाए, इसके लिए कितनी संख्या की ज़रूरत है, कितनी कम पड़ रही है? तो आप बोलोगे सर जी 7 सते 49 होता तो ये पूरा कट जाता, तो कमी की बात देखी जाए कि कितनी कम पड़ रही है, तो आप बोलोगे सर जी 1 कम पड़ रही है। तो बेटा 1 कम पड़ रही है, तो इसलिए इस 1 को -1 रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये 1 की कमी है, इसलिए 1 को -1 बोलेंगे, -1। ये नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है और ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि 48 में बाबूजी जब आप 7 का भाग देंगे तो आपका 7 छिंग 42, लेकिन 48 थे तो 6 बच गए, ये धन के बचे, तो ये पॉजिटिव 6 हो गया। और आप इसमें दें 48 में तो 7 सते 49, तो 1 की कमी है, तो आप 1 नेगेटिव हो गया। तो 2 तरह से ये रिमाइंडर हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक और संख्या ले लो। हम बोलते हैं आपसे कि बेटा आप ये बताओ कि 122 में हम आपसे पूछें कि 7 का भाग दो, 7 नहीं, अब कोई दूसरी संख्या बदल लें, 9 का भाग दो, तो क्या शेष बचेगा? छोटी संख्या लो, 122 ना लो, थोड़ी बड़ी में कम समझ पाओगे, ये लो। अब हम बोलें कि 99 में बेटा 97 में 9 का भाग दो, तो दोनों तरह के शेष बताओ मैं कि कौन कौन तरह के शेष, मतलब कौन सा पॉजिटिव शेष कितना होगा और नेगेटिव शेष। तो आप बोलोगे सर 9 दशारम 90 हटा देंगे तो 7 प्लस का बच जाएगा, तो पॉजिटिव शेष तो सर जी 7 हो गया। अब हम बोले कि निगेटिव शेष कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 तो ऐसे बच रहा है, लेकिन 9 का और एक बार पढ़ दें तो 11 बार में कितना, 11 99 हो जाना चाहिए, है 97, तो 2 की कमी है। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया? -2, और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया? +7। गुड। अब एक चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं, छोटी सी बात, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 71 में 8 का भाग देने पर निगेटिव वाला रिमाइंडर क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, निगेटिव वाला रिमाइंडर क्या होगा? कौन सा रिमाइंडर? निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या होगा? इसको आप कमेंट करिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या बातें सीख ली कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और निगेटिव रिमाइंडर।
एक चीज़ मजबूत पकड़ता है क्या, कि वास्तविक रिमाइंडर जो होता है वो धनात्मक रिमाइंडर को ही वास्तविक रिमाइंडर ले लेते हैं, लेकिन गणना करने के लिए, सवाल निकालने के लिए कभी कभी हमें नेगेटिव रिमाइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन में, आखिर कहाँ इन नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, एक जैसे ये अपना छोटा सा सवाल है, हमसे ये कहा जाए कि सर जी 23 गुणे 24 में 9 का भाग दो तो क्या शेष आएगा। एक छोटी सी बात कि 23 गुणे 24 में सर जी 9 का भाग दें तो शेष क्या आएगा। बच्चा हमारे बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जी 23 और 24 का गुणा कर लो, उसमें फिर 9 का भाग दे देना। बेटा यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि होने के लिए हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा क्या कि 23-24 का गुणा करो, उसमें 9 का भाग दो, कोई डाउट नहीं, हो जाएगा। लेकिन आगे बड़ी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, यहाँ हो सकती है 3434, यहाँ हो सकता है 5616, उसमें भाग दे दें 37 का, तो भाई उनका हम गुणा करेंगे, फिर हम भाग देते रहेंगे, बड़ी मुश्किल होगी। तो कोई और तो तरीका होगा, तो वही तरीका सीखने वाले हैं। वो क्या तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ लिख लो 23 गुणे 24 में कितने का भाग देना है, 9 का, तो शेष कितना आएगा। तो सबसे पहले हम 9 का भाग दिया इसमें, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 5 बच रहा है, वो कैसा, पॉजिटिव, यस और नो। लेकिन इसी में हम ये बोलें कि 4, यदि हम नेगेटिव रिमाइंडर चाहें तो आप कितना बताओगे, तो 9 आप बोलोगे, 9 दूनी 18, 5 पॉजिटिव बच रहा है, लेकिन एक बार और बढ़ा देंगे सर जी, 9 तिया 27, तो ये है 23, तो माइनस के 4 की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस के 4। आप कहोगे सर तो प्लस के 5 ले लेते, -4 काहे ले रहे हैं आप। -4 इसलिए कि इनमें संख्यात्मक मान देखा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसकी संख्या छोटी होती है उसको लेते हैं। यहाँ प्लस का बच रहा था 5 और माइनस का बच रहा था 4, तो हमें संख्या 4 छोटी लगी, तो हमने यहाँ -4 ले लिया। यस, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें बोलो आप, तो आप बोलोगे सर जी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितने बच गए, 6। पॉजिटिव देखे जाए तो 6 बचे, और नेगेटिव देखे जाए तो कितने बचे, तो बोलोगे सर जी -3 बचे। वेरी गुड, पॉजिटिव में 6, तो 6 नहीं लेंगे, हम छोटी संख्या लेंगे, तो हम -3 ले लेंगे। हाँ ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है, अब ये करना है कि इस 23 से और इस 24 से हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ -4 गुणे -3, ये जो शेष बचे इन्हीं का गुणा कर लेंगे, तो आप बोलोगे माइनस माइनस सर जी प्लस, और 4 तिया 12, तो प्लस के 12 हो गए, हाँ हो गए। तो आप बोलोगे सर जी यही 12 शेष आ गया। लेकिन बेटा हमने तुम्हें बताई थी पिछली क्लास में कि शेष कभी भी जो आता है वो इस भाग देने वाली संख्या से, जिसका भाग दे रहे हैं उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तो आपका 12 जो है वो 9 से बड़ा है, तो फिर क्या करोगे, फिर इस 12 में 9 का भाग दे दोगे, तो 9 एकम 9, कितने बच गए, आप बोलोगे सर जी 3 बच गए, तो 3 बच गए, तो यही आपका शेष हो जाएगा। तो आपका इसमें शेष कितना आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। क्लियर है। अब आप बोल रहे हैं कि सर जी इसमें तो हम गुणा कर लेते तो भाग दे के निकाल लेते, कम टाइम लगता, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अभी आगे आपको पता चलेगा जब बड़ी बड़ी संख्याओं की बात होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका दूसरा, इसका तो आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे ये आपका 43 है गुणे 83, इसमें बोला गया आपसे 21 का भाग दो तो क्या शेष आएगा। तो हाल हम बोलेंगे कि 21 दूनी 42, एक बचा प्लस का।
अब आपको प्लस का एक बचा, माइनस का सर जी ढूंढो, तो देखो प्लस का एक बचा। एक चीज़ और हम बताएं कि प्लस और माइनस का जोड़ हमेशा उस संख्या के बराबर होता है। आपको क्या बात सर जी बता रहे हो? 21 दूनी 42, प्लस का एक बचा 1। अब समझ जाओ प्लस का 1 है तो माइनस का 20 होगा, क्योंकि दोनों का मिला के कितना 21 संख्या बननी चाहिए। तो यहाँ माइनस का 20 आएगा। निगेटिव में यदि हम लेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 20। और भैया ये माइनस का 20 1 की तुलना में बहुत बड़ा है। 20 जो है 20 माइनस का 20 नहीं सोचेंगे, इनका प्रमाण देखेंगे, यानी कि 20 जो है वो 1 की तुलना में बहुत बड़ा है। तो यहाँ हम प्लस का रिमाइंडर 1 मानेंगे, ना कि यहाँ 20। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ आ जाओ। यहाँ आप बोलोगे क्या लोगे सर जी? तो 21 तिया 63 यदि हम कर रहे हैं तो हमारे 20 प्लस के आ रहे हैं। अब 20 प्लस आ रहे हैं, उसको 21 बनाना है तो 1 और चाहिए ना। तो हम जान गए निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 1। क्योंकि प्लस और माइनस वालों की संख्याएं जोड़ी जाए तो पूरी इसके बराबर हो जाती हैं। सही। अब 20 21 तिया 63 और है 83, तो प्लस के 20 बचे ना। अब प्लस के 20 बड़ा था संख्या में कुल, तो हमने देख लिया कि प्लस के 20 बचे तो माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इनका देखो, इनका गुणा करो, प्लस का 1 और माइनस का 1। आप लोग जानते हो बेटा प्लस माइनस गुणा में क्या आते हैं? माइनस। 1 एकम 1, तो आप बोलोगे माइनस का 1। सर जी हमारा शेष आएगा माइनस का 1। आप कहोगे कि सर जी ये 1 छोटा भी है 21 से, आपने कहा था कि छोटा होना चाहिए, तो ये 21 से 1 छोटा भी है। लेकिन भैया लास्ट वाला जो उत्तर दिया जाता शेष वाला, वो कभी भी निगेटिव में नहीं दिया जाता, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक रिमाइंडर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर क्या करें? फिर बेटा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यही वाली संख्या इसमें जोड़ दी जाती है। तो 21 में से 1 जोड़ दोगे तो 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका 20 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें 43 गुणे 83 में जब 21 का भाग दोगे तो तुम्हारा शेष कितना आएगा? 20 शेष आएगा। चीज़ें क्लियर हैं? एक बार फिर बता दें कि 43 गुणे 83, 21 में भाग दिया तो 21 दूनी 42, बचा 1 प्लस का तो प्लस 1 लिख दिया। यहाँ 21 तिया 63 हो रहे थे, 20 प्लस के बच रहे थे, तो हमने कहा प्लस वाला नहीं चलेगा, ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो फिर 20 बच रहे थे, उसको 21 बनाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 फिर निगेटिव बचेगा, हम जान गए। अब प्लस माइनस का गुणा तो माइनस के 1 बचे। फाइनल उत्तर शेष का कभी निगेटिव नहीं होता, तो वही भाजक जोड़ देते हैं। तो यही 21 इसमें जोड़ दिया, तो 21 में से 1 गए तो 20, तो फाइनल उत्तर आपका कितना आएगा? 20 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए, ये देखो बड़े बड़े आने लगे। यदि गुणा कर करके हम करते तो क्या इतनी संख्याओं का गुणा करके 34 का भाग दे के कर पाते? बहुत टाइम में कर पाते। यहाँ आप देखेंगे चुटकियों में हो जाएगा। चलो पहले लेकिन इसको समझ लें, क्योंकि इसकी बारी है। क्लियर है? तो इसमें समझें तो ये क्या है आपका 130 प्लस 147। अब की बार इनके बीच में गुणा नहीं है, जोड़ है। आप सोचोगे सर जी बदल जाएगा सवाल, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखो क्या करें, 11 का भाग दो इसमें 30 में पहले, तो 11 एकम 11, कितने बचे? 2। 11 एकम 11, 2 बचे तो 20 होंगे। 11 एकम 11, तो प्लस के 9 बचे। तो बताओ प्लस का 9 लेंगे कि 9 में 2 जोड़ के 11 बनाएंगे? तो आप बोलोगे प्लस का 9 बड़ा है सर जी, और 9 में 2 जोड़ के 11 बन रहा है, तो 2 छोटा है तो 2 लेंगे। लेकिन प्लस का 9 आ रहा था तो 2 काहे का आएगा? माइनस का आएगा। बिल्कुल ठीक। ये बात क्या समझ पा रहे हैं? इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है।
अब देखते हैं, इसमें देखो तो 11 एकम 11, इसमें देखें 11 एकम 11। अब आप बोलोगे 3 बचे 37, 11 तिया 33, तो यहाँ पे 4 बच रहे हैं प्लस के। अब माइनस में देखें हम तो कितने होंगे, 4 को 11 बनाने के लिए 7 और चाहिए, तो माइनस में 7 होंगे। तो हम काहे को माइनस करेंगे, क्योंकि 4 हमें छोटी संख्या मिल रही, तो यहाँ हम प्लस के 4 कर लेते। अब की बार तो गुणा भी नहीं करना, जोड़ना है बीच में, तो माइनस के 2 और फिर प्लस प्लस तो प्लस के 4, तो प्लस के 4 में से माइनस के 2 घटेंगे। तुम पे 4 रुपए थे, कोई 2 रुपए तुमसे मांग ले गया, माइनस हो गए, तो आप पे कितने बचे, 2 रुपए बचे, तो यानी कि 2 आपका शेष हो जाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, तो यहाँ दिख रहा होगा 72 गुणे 73 गुणे, यहीं कर लेते हैं, इसको यहीं कर लेते, क्यों जगह इधर ले, ठीक है। तो देखो 34 का भाग दो इसमें, तो 34 दूनी 68। आप बोलोगे सर जी 34 दूनी 68, कितने बचे भाई, 4 बचे प्लस के, क्या माइनस में बदलें इसको, ना बदलो, क्योंकि माइनस के 30 आएंगे, तो बेटा प्लस के 4 यहाँ से कितने आएंगे बाबू, तो 34 दूनी 68, 5 बचेंगे वो भी प्लस के ले लो। यहाँ से कितने आएंगे 68, 10 बचेंगे प्लस के, माइनस के करोगे तो 24 होंगे, तो प्लस सही के ले लो 10, और ठीक। अब यहाँ पे कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, 8 आएंगे प्लस के। आप बोलोगे सर 8 आएंगे। अब इन सब का गुणा करना है, किनका किनका, 4, सब गुणा ही में तो है संख्या, 4 गुणे 5 सब प्लस के आ रहे हैं, गुणे ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कठिन पड़ गया, फिर इनका गुणा करेंगे तो भी बात कठिन है, बिल्कुल बात कठिन। हाँ, एक काम तुम कर सकते थे, चाहते तो एक काम तुम कर सकते थे, वो हम आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल तुम इसको ऐसे देखो। 34 है, अब इसमें 34 का भाग देंगे, हैं, तो ये कितने हो गए तुम्हारे, 8 40, 40 और गुणे 4, 40 की 0 लिख दो, और 4 चौको 1600 हो गए। अब आप कहोगे सर 1600 में तो हम 34 का भाग देना जानते हैं, तो 1600 में 34 का भाग दे लीजिए, जो शेष आए वही आपका उत्तर है, ठीक है, वही शेष आपका उत्तर है। आप कहो कि सर जी आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऐसे करते ही नहीं हैं। फिर कैसे करते हैं, वैसे ही हमें सिखाओ, बिल्कुल वो तरीका हम यहाँ सिखाएंगे तुम्हें। हम क्या करते हैं कि 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे और 76, और इसमें भाग देना है कितने का, 34 का। तो हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत में यहीं पे काट लेते हैं, यदि हमें दिख रहा कुछ कि कट रहा तो हम काट लेते हैं। तो हमने यहाँ काट लिया, 17 हो गए, 2 से काट लिया, यहाँ काट लिया, 2 3 6 और 2 6 12, 24 हो गए। तो आप सोचेंगे कि अच्छा सर जी तो इससे क्या फ़ायदा, लेकिन बाबूजी ये ध्यान रखना कि तुमने कितने से काटा है, 2 से। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, किसकी, 2 की ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो अब देखो, अब तुम्हारी यहाँ संख्या भी छोटी होगी, देखो 17 होगी, हैं, तो अब देखो 17 दूनी, अब 36 नहीं समझोगे, अब 72 नहीं समझोगे, 36 समझोगे, तो 17 दूनी 34, तो 2 शेष बच गए यहाँ। अब यहाँ 17 चौको 68, आप बोलोगे सर जी 5 शेष बच गए। अब यहाँ 17 चौको 68, आप बोलोगे सर जी 10 शेष बच गए। काहे 10 शेष बच गए, माइनस के 7 नहीं बचेंगे का, काहे 17 ही तो बनाना, तो माइनस के 7 शेष बच गए हैं, माइनस के 7। यहाँ 17 चौको 68, 17 पना 85, 85 से 17 चौको 68, तो यहाँ पे कितने बचे,
यहाँ से आप बोलोगे 68 है, तो यहाँ से 8 प्लस के बच गए, ठीक है, 8 बच गए, ठीक। अब देखिए, अब इनका गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आप क्या बोलेंगे 10, और 8 सते 56, लेकिन प्लस माइनस माइनस के होंगे तो 56 और 10 ये, तो 560, इसमें 17 का भाग दो, तो आप बोलोगे सर जी 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचेंगे 5, 17 दूनी 34। देखना, फिर से देखनी, क्योंकि ये संख्या बड़ी है ना 17 से, तो फिर भाग देंगे। 17 दूनी 34, कितने बचे, 17 दूनी 34 और कितने ये 17 दूनी 34 नहीं, सॉरी, 17 तिया 51, 5 बचे 50, ठीक है, 17 तिया 51, तो माइनस के 1 की कमी है 51 बनने में। फिर से देखिए, 17 तिया 51, 5 बचे 50, 17 तिया 51, माइनस का 1 हो जाता तो ये 51 हो जाते, ठीक है। आप बोलोगे अब ये माइनस लगई था, माइनस यहाँ आया तो माइनस माइनस प्लस के 1, प्लस के 1। आप बोलोगे सर जी +1 उत्तर आ गया, गलत बात, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी यूज करो। तो यहाँ पे 2 का भी गुणा किया तो 2 एकम 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है, दोनों तरीके हमने बता दिए। यदि इसको काट लेते हैं, आप काट के करते हैं तो ऐसे करेंगे, और यदि बिना काटे आप में ये क्षमता है कि हम गुणा कर लेंगे सर जी, तो गुणा कर लीजिए। क्लियर है, ठीक। तो अब आगे बात बढ़ाते हैं, क्या कि आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका छोटा सा, इस क्वेश्चन को करिए। आप बोलोगे सर जी इसमें 5 हम काट लेंगे, वाह, वेरी गुड, वेल डन, 5 काट लीजिए। 5 से 15 पना 75, 5 से 5 सते, लेकिन 5 से काट लिया तो 5 की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, 5 की ज़रूरत, ये भूल ना जाइएगा कि नहीं तो भूल जाओ, 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अब करो, 7 दूनी 14, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 1, 7 से करोगे तो प्लस के 3, इसको 7 से करोगे तो प्लस के 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 प्लस के 1, इसको 7 से करोगे तो माइनस के 1। इन सब का गुणा करना, किसका किसका, +1 गुणे +3 और गुणे +1 और गुणे -1, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के 3। अब आप कहोगे सर माइनस वाला तो शेष होता नहीं, तो इसमें क्या करें, जब माइनस का आए तो उसमें जो भाजक होता है उसको जोड़ देते हैं, तो इसमें 7 जोड़ दो, तो आपका क्या आ गया, 4। आप बोलोगे सर हमारा उत्तर क्या आ गया, 4, लेकिन गलत बात, अभी 5 की ज़रूरत पड़ेगी। इसका गुणा कहाँ हुआ भाई, तो 5 का गुणा, तो 5 को 20, तो इसमें आपका शेष कितना आ जाएगा, 20 आपका शेष हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ पा रहे होंगे, थोड़ी टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, आपको अभी लग सकता है, अभी और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें कैसे करेंगे। इसमें तो सर जी 5 से कुछ कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा तो कंपलसरी थोड़ी नहीं कि 5 से काट ही दोगे आप, नहीं कट रहा ना काटो। 5 के लिए क्या नियम होता था, अब यहाँ देखो, 5 का भाग इनमें देना प्रत्येक में शेष निकालने के लिए, तो 5 का नियम डिविजिबिलिटी में पढ़ाए का बच्चा, पढ़ाए कि लास्ट वाले डिजिट में 5 का भाग दे के देखो, यदि जा रहा है तो जा रहा है, पूरी संख्या में जाएगा, नहीं जा रहा तो जो शेष आ रहा वही शेष आएगा। तो हमने यहाँ दिया, देखो 5 एकम 5, तो 2 शेष बच गए, तो प्लस के 2। यहाँ दिया बेटा तो 5 एकम 5 प्लस के 4 बच गए, प्लस का 4 लें कि माइनस का 1। आप बोलोगे प्लस के 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 होते हैं, तो यहाँ माइनस का 1 ले लो। यहाँ देखेंगे तो -3 है और 5 बनाने के लिए -2। यहाँ देखो 9 है,
जीरो हो जाएगी तो 5 से कट जाएगा तो 1 की कमी है, -1। यहाँ देखो तो 1 की कमी है तो -1। अब देखो ये आ गए तुम्हारे, तो अब इसमें इनका गुणा कर लो आपस में। कैसे गुणा करोगे? माइनस माइनस गुणा में प्लस, चिन्हों का समझते हो, गुणा में माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो सब प्लस हो गए। ये दो दो मिलके भी प्लस हो गए, तो 2 एकम 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4। लाओ गुणा करके बता दें एक बार। ये हो गया 2 गुणे -1 -2 गुणे -1 -1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4, तो 4। अब इसमें 4 आ गया आपका शेष। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पा रहे होंगे। शेष क्या आ गया आपका? 4 आ गया। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अरे सर जी ये तो भयंकर क्वेश्चन है, रत्ती भर भयंकर नहीं है, इतने भी भयंकर नहीं, अभी हाल सीखेंगे। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ कितने बचे? 2 पचम 25, ये हो गया। अब देखो सर जी 7 से भी कट रहे हैं ये, अरे 7 पना 35, सर जी नीचे कुछ बचे ही नहीं, बचा नहीं, तो शेष कितना हो गया इसमें? 35 का भाग दोगे क्या शेष आएगा? 0 शेष आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस पे बात चलो। ये क्या लगाए हो सर जी, ये बताओ। मैं ये बेटा फैक्टोरियल है। ये क्या है? फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आपको डरा ना दे, कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ के पेपर वाला आपको डरा ना दे, इसलिए इनको भी हमने रखा, अभी सिखा देते हैं इनको, हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? हमने तो सर जी सुना ही नहीं फैक्टोरियल। तो बेटा देखो, फैक्टोरियल जैसे लिखा है 4, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 4 तक का लगातार गुणा, 1 2 3 4 सबका गुणा। जैसे फैक्टोरियल लिखा है आपका 3, तो इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल का मतलब जो फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी हो, इसका मतलब 1 से लेके वहाँ तक की संख्या का गुणा। फैक्टोरियल लिखा है आपका 15, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... कितना? 15। ऐसा होता है। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे फैक्टोरियल वाला। ठीक है, फैक्टोरियल 1, तो 1 का तो यहीं तक लोगे, 1 ही तक, तो 1 रहेगा, प्लस फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 करोगे तो 2 तक गुणा करोगे, तो 2 एकम 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल आप बोलोगे फैक्टोरियल 3 सर जी, तो कहाँ तक गुणा करोगे? 3 तक, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। फैक्टोरियल के मान रखते जा रहे हैं। आप बोलोगे सर जी फैक्टोरियल 4, तो 4 का गुणा, 1 से लेके 4 तक गुणा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब बात आई फैक्टोरियल 5 की, आगे बढ़ते जाएंगे। फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 में क्या होगा बेटा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 तक का गुणा। अब जब फैक्टोरियल 5 तक का गुणा होगा, तो अब यहाँ पे बात समझिए कि 10 का भाग इस पूरे में है, पूरे में है भाग, यहाँ लिखते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना हुआ था? 4 तिया 12, 24। और अब फैक्टोरियल 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना है? 120। फिर फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 6 लिखोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6, तो कुछ आएगा गुणा, देखो। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि उसके लास्ट में 0 आएगी। आप बोलो कि जो गुणा आएगा उसके लास्ट में 0 आएगी, कैसे आप जान गए? ऐसे हम जानेंगे क्योंकि 5 मिल गया, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करो, चाहे 4 से, चाहे 6 से, चाहे 2 से, तो लास्ट में 0 तो बना ही देता है।
5 दूनी 10, 10 की 0, तो इकाई के अंक पे तो 0 आनी ही है। इकाई के अंक पढ़ाए थे तो इकाई के अंक पे 0 आनी है। आगे कोई संख्या रहेगी यहाँ। क्लियर? ऐसे ही जब 7 का करोगे, बढ़ के जाओगे तो 7 में भी 5 और 2 मिल जाएंगे, तो लास्ट में 0 आनी है और आगे कोई संख्या रहेगी। बोलो, आप कहोगे इससे क्या है सर जी? इससे बहुत कुछ काम है। 10 का भाग जब यहाँ 1 में दोगे तो 1 शेष बचेगा शेष। 10 का भाग 2 में तो 2, और यहाँ 6 में तो 6, यहाँ इनमें तो जा नहीं रहा, 24 में 24। लेकिन 10 का भाग इसमें दे दोगे तो कुछ शेष बचेगा, 120 में पूरा कट जाएगा। 10 का भाग जब इधर जाएगा तो ये 0 कट जाएगी, 10 का भाग इधर जाएगा तो ये 0 कट जाएगी। आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उनके लास्ट में 0 आता रहेगा, और 10 का भाग जब उधर दिया जाएगा सब में, तो सबकी 0 कट जाएंगी। तो आपकी कहाँ तक की नहीं कटी? 24 तक की। तो यहाँ 24 तक लिख लिए, 24 6 30 और 30 3 33, 33 आ जाएगा यहाँ से शेष। लेकिन शेष 10 से बड़ा नहीं माना जाएगा। का 10 का भाग दे रहे हो तो फिर इस 33 में 10 का भाग दो, 10 तिया 30, तो कितना बचेगा शेष? 3 शेष बचेगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका 3 शेष आएगा। बेटा चीजें समझ पा रहे होगे? इसका आंसर कितना आएगा? 3 शेष आएगा इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ये सवाल है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो 12 आ रहा है, इसमें क्या शेष आएगा भाई? तो 12 हमें कहाँ से मिलने लगता है? देखो, पहले में 1 मिला था, दूसरे में 1 गुणे 2 तो 2 मिल जाएगा, तीसरे में हमें 3 से 6 मिला था, और 4 थे, यहाँ 24 मिले थे। जैसे ही फैक्टोरियल 4 किया था तुमने, वहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब इसके आगे जितने भी करोगे, फैक्टोरियल 5 करोगे तो 5, जब फैक्टोरियल 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और होगा, 5 होगा उसमें 3 और 4 तो जरूर आएगा। तो 4 तिया 12 तो अब हर जगह मिलने वाला है। इसमें भी 12 होगा, आगे भी 12 होगा, आगे भी 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 3 के आगे, यहाँ 24 से लेके आगे जितने होंगे उन सब में 12 मिलेगा, क्योंकि 24 वाले में 3 और 4 आ जाएगा। जब फैक्टोरियल 4 लोगे तो उसी में 3 और 4 आ जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 मिलना यहीं से चालू हो जाएगा, आगे सब जगह 12 मिलेगा। तो कहाँ तक नहीं मिला? यहाँ तक नहीं मिला, तो यहाँ तक के जोड़ लो। यहाँ तक के कितने? 6 2 8 1 9। अब 9 क्या 12 से बड़ा है? नहीं बड़ा है सर जी, तो यही 9 शेष हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मुझे लगता है चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से गुणनफल में या फैक्टोरियल में संख्याएं दी जाएं और फिर तुमसे पूछा जाए शेष क्या बचेगा, उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लेंगे। ठीक है, और अच्छे से हम इनकी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अभी हम एक एक टॉपिक को, अभी क्या कर रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को समझा रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने इकाई का अंक पूरा बिल्कुल विधिवत पूरा A to Z समझा दिया, शुरू से लास्ट तक सब बातें। फिर हमने विभाजकता को समझाया शुरू से लास्ट तक सब A to Z। जिन्होंने नहीं देखी हमारी क्लासें पीछे जाके देख लें, एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर हम पूरे प्रीवियस ईयर चैप्टर के जितने SSC GD ने क्वेश्चन पूछे होंगे, हमारे पास करीब 70-80 क्वेश्चन हैं, तो वो सभी क्वेश्चन हम एक मैराथन क्लास में एक साथ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो उससे आपका सीख भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी भयंकर हो जाएगी। निश्चित तौर पे पेपर में जब जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने देंगे, ये अपना वादा है। बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। आपको देखते हैं GD में, आपके मैथ्स में आपको खुद लगेगा कि नहीं सर, जब पेपर दे के आएंगे, नहीं सर आपने मैथ कराई थी और मैं मैथ करके आया हूँ, मैं अपनी मैथ से संतुष्ट हूँ, आप बोल के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो घातों वाले क्वेश्चन आ गए। P की पावर Q में R से भाग देने पर
मान लो एक संख्या p है, उसकी पावर में q लिखा है, और उसमें हम किसी दूसरी संख्या से ये बोलें कि हम भाग दें, तो शेष फल क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। आप घातों वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आपके कैसे पावर्स वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो पावर्स वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका पहला, बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है। बहुत ही वांटेड मतलब बहुत ही बार पूछा गया, बहुत परीक्षाओं में। भले ही यहाँ अभी हम लिखते नहीं कि कौन सी परीक्षा में, क्योंकि वो अलग से हम सीरीज लाएंगे, हमने बताया ना, तो तब लिख के आएंगे। अभी हमने समझाने के लिए क्वेश्चन लिए। तो ये क्वेश्चन है जैसे आपका क्या कि 17 की पावर 200 में, इसमें कितने से 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? बेटा अब देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। 17 की पावर 200 है, 17 की पावर क्या है? 200 और इसमें कितने का भाग दे रहे हैं? 18 का। तो यहाँ पे भी निगेटिव रिमाइंडर का अर्थ है, निगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे भी चलेंगे, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि अभी पावर को भूल जाओ, आप पावर्स को भूल जाओ, हम पूछें 18 का भाग 17 में दोगे तो शेष कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 18 का भाग 17 में देंगे तो 1 की कमी पड़ रही है, तो माइनस का 1 शेष आएगा। कितना? 18 का भाग 17 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 की कमी पड़ रही, 1 होता तो 18 के चला जाता, 1 की कमी पड़ रही तो माइनस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब पावर्स थी 200, यहाँ तो भाग हो गया। अब पावर्स थी 200 तो -1 की पावर क्या लगा दोगे? 200। -1 की पावर, ये बात ध्यान रखना, किसी भी ऋण वाली संख्या की पावर, ऋण की कोई संख्या है, पावर सम हो, उसकी पावर कैसी हो? सम, मतलब इवन पावर हो, तो वो पॉजिटिव आता है। और यदि पॉजिटिव संख्या हो, और यदि निगेटिव संख्या की विषम पावर हो तो रिजल्ट काहे में आता है? तो निगेटिव में आता है, विषम पावर हो। तो यहाँ -1 पे कैसी पावर है? सम है, 200 सम संख्या है, तो 200 सम संख्या है तो पॉजिटिव आएगा, और 1 की पावर कितना भी हो तो 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपका ए नंबर आंसर सही है, प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि आपका ए नंबर आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 की पावर, आप बोलेंगे 2 की पावर 31 में सर जी भाग आप दिला रहे हो हमसे 5 का। अब आप सोचेंगे सर जी यहाँ तो पंगा हो गया। मैं बोलूँगा क्या? आप कहोगे बहुत बड़ा, कि 5 का भाग हम इसमें 2 में देंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे या माइनस के 3 करें? माइनस के 3 कर रहे हैं हम। यदि माइनस के 3 तो उसकी पावर 31 हमारे बस की बात नहीं है, और यदि हम प्लस के 2 ले रहे हैं तो फिर उसकी पावर 31 तो भी हमारे बस की बात नहीं है। आप बोलेंगे सर जी पीछे वाले सवाल में तो 1 का अंतर आया था, आपने झट से कर दिया, यहाँ अंतर 1 का आ नहीं रहा, यहाँ 1 शेष बच नहीं रहा, ना तो प्लस का 1 बच रहा है ना माइनस का 1। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हम कोशिश करते हैं हमेशा कि इनके बीच में 1 शेष बचे, या तो प्लस का या माइनस का। ऊपर वाली संख्या, घातों से भी कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले का भाग दें तो या तो प्लस का 1 शेष बचे या माइनस का। आप बोलोगे ऐसा कैसे बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 गुणे 2 की पावर 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सर जी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्यों लिख सकते हैं? बटे 5 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 30 और 1 31, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम बोलें कि इसको बेटा 2 की पावर 15 लिख सकते हैं 30 को, और ये तो अलग बना रहने दो।
आप बोलेंगे कैसे सर जी? ऐसे कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, उसकी पावर 15, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है, तो 15 दूनी 30, सर जी 30 रखे तो है यहाँ। तो बस यदि ये तुम समझ गए, पूरा खेल हो चुका है। क्या खेल हो चुका है कि देखिए अब ये 4, 2 की घात 2, 4 की पावर 15 गुणे 2, ये ऐसे ही चलने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, बटे 5। अब आप 5 का भाग दे दीजिए 4 में, तो आप बोलोगे सर जी हम 5 का भाग 4 में देंगे तो हमारा आएगा -1 आएगा ना, शेष कितना आएगा? -1 आने दो, -1, उसकी पावर कितनी है? 15 गुणे 2, तो -1 की विषम पावर है तो माइनस में आएगा 1 इंटू 2, तो 2 एकम 2, आप आ गया आपका -2 का, प्लस माइनस के 2। आप बोलोगे सर जी -2 तो ऑप्शन नहीं है। भाई क्यों होगा ऑप्शन -2? हमने कहा रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता। यदि निगेटिव हो जाए, कभी फाइनल रिमाइंडर, वास्तविक जो शेष होता है वो निगेटिव नहीं आएगा। यदि तुम्हारा आ रहा लास्ट में निगेटिव, तो फिर वही भाजक जिसका भाग देना था उसी को जोड़ देते हैं, तो 5 को जोड़ दिया, तो 5 में से 2 गए तो 3, तो ये वास्तविक रिमाइंडर कितना माना जाएगा? 3 माना जाएगा। तो 3 आपका बेटा आंसर है। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 3 आपका आंसर है। एक एक स्टेप, आप ये ना देखिए कि सवाल की लंबाई कितनी हो रही, आप ये देखिए कि सर जी ने हमें एक एक स्टेप करके दिखाया और समझाया, हमारे दिमाग में एकदम छप गया। ये चीज़ समझिए आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा 7 की पावर 19 प्लस 2 में डिवाइड करें 6 से। आप बोलोगे सर जी ये तो हम भी उड़ा देंगे, कोई बड़ा अब नहीं लग रहा। बिल्कुल उड़ा दोगे, क्यों नहीं उड़ा पाओगे? 7 की पावर 19 प्लस 2, इसमें कितने का भाग देना? 6 का। तो बाबूजी यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ से तो शेष 2 ही रहेगा, हमें पता चल गया। यहाँ देखें तो पहले 6 का इसमें जब दोगे भाग, तो इसमें कितना आएगा शेष? आप बोलोगे 6 एकम 6, 1 बचेगा सर जी प्लस का, ठीक है। 1 की पावर कितनी? 19 प्लस यहाँ पे शेष कितना? 2। दोनों पदों में चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना? 1 की पावर 19 और यहाँ कितना? 2। 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा, और 2 तो 2, तो 2 1 3। तो आप बोलोगे सर जी इसका भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये अपना चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 की पावर 6 माइनस 11, क्या कह रहा है? 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, ये कितने से विभाजित है? 8 से विभाजित है। लीव द रिमाइंडर ऑफ, तो शेष क्या बचेगा? कितने से विभाजित? 8 से। तो अब देखिए 8 का भाग जब इस वाले में दोगे, 8 का भाग 9 में दोगे तो 1 प्लस का शेष बचेगा। 8 एकम 8, 1 बचा, उसकी पावर 6। अब आप कहोगे सर -11 लिख दो। यहाँ -11 नहीं लिखेंगे अभी, क्यों? क्योंकि ये 11 देखो 8 से बड़ी है, तो 11 में 8 का भाग जाएगा, तो 8 एकम 8, तो माइनस के 3 बचेंगे, तो यहाँ -3 लिखेंगे। आप बोलोगे -3, यस -3 लिखेंगे। 1 पे 6 पावर तो 1 -3, तो रिजल्ट कितना आया? -2। वही बात फिर रिपीट हो रही है कि वास्तव में रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, तो फिर क्या करें? इस 8 को ही इसमें जोड़ दो। 8 को ही जोड़ दोगे तो 8 में से 2 गए तो 6, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी? इन सवालों में क्या करते हैं हम? भाजक जिसका भाग देना है उसका संख्या के से शेष 1 निकाल लेते, कैसे भी करके प्लस का या माइनस का एक शेष निकाल लेते हैं, फिर करते हैं। सिस्टम समझ गए? ओके। अब ये आती है फॉर्मेट थ्योरम।
ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं क्वेश्चन। जब डिफ़िकल्ट पूछना चाहेगा, थोड़े कठिन पूछना चाहेगा, तो वो फॉर्मेट थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा। आप बोलोगे सर फॉर्मेट थ्योरम क्या है, ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे। कोई बात नहीं, सीखोगे, हाल सीखोगे। ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी संख्या है, उसकी पावर उतनी लगी है जितना कि नीचे भाजक है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम जैसे 13 ले लें, 13 की पावर यहाँ है मान लो 11 है और नीचे है 12। यहाँ 13 की पावर क्या है? 11 है। ये 13 की पावर 11, नीचे 12। अब देखिए, ये जो तुम्हारा है 12, ये एक ही जगह क्या आ गया? आप बोलोगे सर एक ही जगह लिखा है 13। p माइनस p की जगह कितना है? आप बोलोगे सर p की जगह 12 है। तो ये कितना है? ये p माइनस 1 है। तो इस तरह की लिखी हो संख्या कि यहाँ a, यहाँ p और ऊपर, ये ध्यान रखना यहाँ कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ जो लिखा हो उससे एक कम ऊपर लिखा हो, तो ये जो रूप होता है ये फॉर्मेट थ्योरम का रूप होता है। और इसकी ऐसी स्थिति में रिमाइंडर कितना आता है? इस स्थिति में रिमाइंडर जो है वो 1 आता, हमेशा ये याद रखना। ऐसी सिचुएशन बने वहाँ रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो इनका हम पूछें क्या शेष आएगा, तो आप हाल बता दोगे सर जी फॉर्मेट थ्योरम लग रही है, यहाँ शेष 1 आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि A और P में सहअभाज्य जो, यानी कि A और P में ऐसी संख्या ना हो जिनमें किसी संख्या का दोनों में भाग चला जाए। जैसे A बराबर हम 6 ले लें और P बराबर हम 8 ले लें, तो नहीं ले सकते। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सर जी 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 2 का भाग 8 में भी, तो ये A और P सहअभाज्य नहीं है। कैसी नहीं है? सहअभाज्य नहीं, इनमें 2 कॉमन है दोनों में, तो इन्हें नहीं ले सकते। ऐसी संख्याएं ले सकते हो A और P की जगह जो आपस में कुछ कॉमन ना रखती हूँ। और फिर रूप क्या होना चाहिए कि A की पावर P माइनस 1 और नीचे P, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? डायरेक्ट रिजल्ट उसका रिमाइंडर कितना आएगा, उसमें शेष कितना आएगा? 1। ये है आपकी फॉर्मेट थ्योरम। एक बार फिर बताएं, A की पावर P माइनस 1 होना चाहिए और नीचे P हो, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक, A और P आपस में कैसी हो? सहअभाज्य हो, इनमें कुछ कॉमन ना हो। आगे देखो, क्वेश्चन से समझो। बेटा कह रहा है 64 की पावर 30 में 31 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? अरे वाह, तो 64 की पावर 30 में भाग कितने का देना है? 31 का। शेष पूछा गया हमसे, बाबूजी A की जगह कितना है? आप बोलोगे सर 64। P की जगह कितना? आप बोलोगे सर 31। ऊपर देखो क्या P माइनस सॉरी ऊपर अभी ना देखो, ये देखो A और P में कुछ कॉमन है। आप बोलोगे 64 सर और 31, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका 31 में भी भाग चला जाए, 64 में भी भाग चला जाए। ठीक, तो ये A और P तो क्लियर हो गए। ऊपर देखो क्या P माइनस 1 है? तो आप बोलोगे 31 में से 1 गए 30। जी सर P माइनस 1 है। तो फिर आप बता दो कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल कितना आएगा? 1। तो आपका आंसर कितना हो गया? बी वाला आंसर हो गया। इसी को कहते हैं फॉर्मेट थ्योरम। अब यहाँ तुम वैसे एक बनाते, कैसे? बिना फॉर्मेट थ्योरम के तुम सोचते, मान लो पेपर में आ जाता और तुम्हें हमने फॉर्मेट थ्योरम नहीं पढ़ाई होती और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता, आप सोचते सर जी इन्हें हम 64 और 30, 31 इन्हें हम कैसे पास में ले जाएं कि एक ज़्यादा हो जाए एक कम। बने नहीं रहो, खूब कोशिश करोगे आपका बनेगा नहीं। आप देखो कि A और P में कुछ कॉमन ना हो तो समझ जाओ फॉर्मेट थ्योरम बनेगी। क्या समझ जाओ? फॉर्मेट थ्योरम बनेगी।
अब देखो यही कैसे कैसे रूप बदल बदल के, अपना रूप बदल बदल के फंसाने की कोशिश करती फॉर्मेट थ्योरम। आओ दिखाएं। देखो 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? तो भाई कोई नहीं, लिखते हैं पहले 3 की पावर 21 में कितने से भाग दें? 5 से। भैया 3 की पावर 2 करें हैं तो 9 हो जाए। मान लो जैसे करें 5 दूनी 10 -1, ठीक है। ये तो वैसे भी आ सकता है, यदि फॉर्मेट थ्योरम ना भी लगाओ तो भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट थ्योरम हम यहाँ लगा लेंगे क्योंकि कुछ बिगड़ नहीं रहा। या फिर तुम चाहोगे तो हम दोनों तरह से बता देंगे, बिना फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्मेट थ्योरम। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट थ्योरम देखें। ए का मान 3, पी का मान कितना है? 5। ए और पी में कुछ कॉमन नहीं है, चल गई बात। लेकिन आप कहोगे सर जी ऊपर 21 रखा है, जबकि यहाँ होना चाहिए p -1, यानी कि 5 -1 तो 4 होना चाहिए। आप रखे बैठे हो 21, कैसे काम हो जाएगा आपका? तो परेशान ना हो, हेडक ना लो, ज़्यादा दिमाग पे बोझ ना डालो। अब है देखो 3 की पावर 20 गुणे 3, लिख सका 21 को, ठीक, बटे 5। अब ये 3 की पावर 20 को 3 की पावर 4 की पावर 5, पंचों को 20, ऐसे हो तोड़ सकत, गुणे 3 बटे 5। आप बोलोगे हाँ सर जी तोड़ सकत, लो काम होएगो। ए पी और ये p -1, तो यहाँ तक का रिजल्ट कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1 की पावर कितनी भी 1, और 1 का गुणा कितने से? 3 से, तो 3 एकम 3। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। आप बोल रहे थे सर बिना फॉर्मेट थ्योरम के कैसे करेंगे? सेकंड रूल आप अभी बता रहे थे, बड़बड़ा रहे थे कि हम बिना फॉर्मेट थ्योरम से कर देंगे, बहुत हीरो बन रहे थे, तो कराओ। तो बस वहाँ भी सेकंड मेथड देख लो। इसको 3 की पावर 21 बटे 5, बेटा इसको ऐसे लिख सकते 3 की पावर 2 की पावर 10 और गुणे 3 बटे 5। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि 10 दूनी 20 और 1 ये 21 ही तो है। इससे तुम्हें फ़ायदा क्या मिला? ये बन गए 3 की पावर 2 मतलब 9 की पावर 10 बटे 5 गुणे 3। अब ये 5 दूनी 10, 1 की कमी पड़ रही है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा यहाँ। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, देखना, क्योंकि यहाँ उत्तर दे देगा 2। देखें 5 दूनी 10 माइनस का 1, नहीं 3 ही आएगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा? फालतू में हम लोग कन्फ्यूजिया रहे हैं। देखो 5 दूनी 10 माइनस का 1 बचा, तो -1 की पावर 10 और गुणे कितने? 3। -1 पे जब सम पावर है तो प्लस के 1 आएगा, और 3 से गुणा तो 3 एकम 3, तो आंसर तो 3 ही आएगा। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, लेकिन सब सवाल फॉर्मेट थ्योरम वाले जरूरी नहीं इस मेथड से हो जाएं। इस मेथड से लल्लू सब होते तो हम फॉर्मेट थ्योरम तुम्हें सिखाते ही काहे को? सही है, तो ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। शानदार क्वेश्चन। देखो ये अपना है, क्या कह रहा है कि 93 के पावर में 51 है, और इसको किससे भाग दे रहे हैं? इसको बेटा 11 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 11 से। तो शेष क्या बचेगा भाई? देख लेते हैं कि शेष क्या बचेगा। एक ही जगह हमारा क्या है बाबूजी? एक ही जगह 93 है? पी की जगह बाबूजी क्या है? पी की जगह 11 है। आप बोलो सर जी तो ऊपर p -1 लाओ, यदि फॉर्मेट थ्योरम लगाओ चार, तो 11 - 10 -1 तो 10 चाहिए, कहाँ से ले आओ? अबे हाल लाए रे भैया।
पी ए और पी में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो ठीक है, हमारी फॉर्मेट थ्योरम जम के लगे, हमें टेंशन ही नहीं लेने। क्या करने हैं? देखो, 93 की पावर 50 गुणे 93 की पावर 1 बटे 11 लिख सकते कि नहीं? इसको ऐसा लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखना 93 और इसकी पावर 50 को 10 की पावर 5, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर जी। तो 93 की पावर 1, ये तो इधर ही रहने दो, नीचे 11। ये देखो बात, ए पी -1 बन गया, ए पी -1, तो इसका मान कितना? 1। आप बोलोगे इसमें शेष 1 की पावर 5, तो बोलोगे सर 1, सही, और गुणे 93। तो कुछ बच्चे हमारे कह रहे हैं जो ज़्यादा होशियार हैं, कह रहे सर 93 कम 93, शेष आपका 93 है। अरे मूर्खो, शेष कभी 11 से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेष भाजक से बड़ा नहीं होता। 93 को शेष नहीं कहेंगे, 11 का भाग दे देंगे। फिर से इसमें 11 88, कितने बचे? 5। शेष कितना होगा बाबूजी? तो शेष आपका 5 होगा। क्लियर है? इस तरह से आपने शेष फल प्रमेय के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। हर टाइप के, जो टाइप एसएससी जीडी में आपके पूछे जाते थे, बिल्कुल बेसिक से हमने उच्च लेवल तक के क्वेश्चन सभी करा दिए। फॉर्मेट थ्योरम भी कराई, विदाउट फॉर्मेट थ्योरम वाले जो क्वेश्चन सिंपल वाले थे, जिनमें रिमाइंडर प्लस या -1 निकाल के करने होते, वो भी कराए, गुणनफल वाले भी कराए। हर टाइप के क्वेश्चन जो जीडी में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए अभी तक, उस तरह के हमने क्वेश्चन कराए। बाकी की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन हमारी मैराथन क्लास में मिलेंगे आपको, पूरे चैप्टर के एक साथ। इसी तरह से आप लोग बस मन से पढ़ते रहिए। जरूर 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 ईश्वर आपको आपकी राह में सफलता का सूरज जरूर चमकाएगा। निश्चित तौर पे सफलता का सूरज आपकी राह में चमकेगा। इसी तरह से आप बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, बोझिल ज़िंदगी ना जिए, पढ़ते रहिए लेकिन हंसते रहिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।